अगला है आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है, आप जब डक्टाइल मटेरियल के लिए डिफाइन करते हैं, जब आप डक्टाइल मटेरियल के लिए डिफाइन करते हैं या डक्टाइल मेटल के लिए डिफाइन करते हैं, डक्टाइल मटेरियल के लिए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है यील्ड स्ट्रेस बटे में वर्किंग स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस रेशियो है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा एक से बड़ा रखते हैं जब भी आप सुरक्षित रहना चाहते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा एक से बड़ा रखते हैं, ठीक है ना, जब भी आप डिजाइन करते हैं। और ब्रिटल के लिए क्या करते हैं? ब्रिटल के लिए यील्ड डिफाइन नहीं होता, ब्रिटल के लिए यील्ड स्ट्रेस डिफाइन नहीं होता, क्योंकि अपन तो कह ही रहे हैं यील्ड क्या होता है? जिसके बाद स्ट्रेन तो तेजी से बढ़े, स्ट्रेस में बढ़ोतरी ना हो। अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है ना, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया ब्रिटल मटेरियल के लिए और ये आपके पास आ गया डक्टाइल के लिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर आप सुरक्षा चाहते हैं एक से बड़ा होना चाहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर आप सुरक्षा चाहते हैं तो एक से बड़ा होना चाहिए। जनरली ब्रिटल मटेरियल का हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी बड़ा रखना चाहते हैं डक्टाइल से, क्योंकि ब्रिटल क्या है, अचानक फेल होता है, तो रखना चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं तो ब्रिटल की फैक्टर ऑफ सेफ्टी बड़ा रखना चाहते हैं हम, ठीक है, ताकि हम सुरक्षित रह सके। अब हम करते क्या, यील्ड स्ट्रेस तो स्पेसिफाइड है तो हम वर्किंग स्ट्रेस उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। यील्ड स्ट्रेस तो स्पेसिफाइड है तो हम वर्किंग स्ट्रेस उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दूंगा पर पहले फोटो ले लें, पहले फोटो ले लें, ठीक है। जैसा कि मैं डिफाइन कर रहा हूं, जब हम पढ़ते हैं स्टील IS 800 1984 का कोड, IS 800 1984, भैया नए कोड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी मैं बात करूं जो आपका वर्किंग स्ट्रेस है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहता था, और जो लिमिट स्टेट है ना उसमें वर्ड कर दिया पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, उसमें वर्ड कर दिया पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। वहां पे कहानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस की आती है, वो अलग है, आप स्टील में पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना। स्टील में जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, स्टील में पढ़ेंगे आप उसको, ठीक है ना, क्योंकि बीटेक वालों के स्टील शामिल है। तो स्टील के कोड में, ठीक है ना, आपको जैसे गिवन है, क्या गिवन है, जैसे आपका एवरेज शियर स्ट्रेस के लिए जो परमिसिबल स्ट्रेस है या वर्किंग स्ट्रेस है, जो वर्किंग स्ट्रेस है या परमिसिबल स्ट्रेस है, वर्किंग स्ट्रेस बोल लो, परमिसिबल स्ट्रेस बोल लो या अलाउएबल स्ट्रेस बोल लो, वर्किंग स्ट्रेस बोल लो, परमिसिबल स्ट्रेस बोल लो या अलाउएबल स्ट्रेस बोल लो, अलाउएबल स्ट्रेस बोल लो, ठीक है ना। किसके लिए? आपका एवरेज शियर के लिए, जैसे एवरेज शियर के लिए, एवरेज शियर के लिए एक दो एग्जांपल दूंगा, पूरे नहीं दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई पूरा तो अपन स्टील में पढ़ेंगे। एवरेज शियर के लिए जब ये वर्किंग स्ट्रेस की बात करोगे तो ये लेते हैं 0.4 FY, 0.4 FY। तो भैया यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी हो जाती है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी हो जाती है? तो भैया स्टील जो स्टील वो तो आपका डक्टाइल है, स्टील जो है माइल्ड स्टील डक्टाइल है, तो FY बटे में 0.4 FY, FY बटे में 0.4 FY, तो ये आ जाती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5, ये आ जाती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5। भैया ये आपका वर्किंग स्ट्रेस कार्यकारी बोलते हैं इसको, कार्यकारी प्रतिबल, कार्यकारी, ठीक है। ये आपका हो गया अनुमेय, अनुमेय बोल दो, अनुज्ञेय बोल दो, जो अलाउ करा गया है, ठीक है ना, परमिट किया गया है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस तरीके से आती है। आइए फोटो लो फटाफट, फोटो लो फटाफट। अगला, अगर एक्शियल के लिए बात करूं, एक्शियल के लिए बात करूं, अगर मैं एक्शियल के लिए बात करूं, अगर मैं एक्शियल के लिए बात करूं और एक्शियल टेंसाइल, ठीक है ना, फॉर एक्शियल टेंशन क्या होता है? एक्शियल टेंशन में आपका आता है 0.6 FY, एक्शियल टेंशन में आपका आता है 0.6 FY, ठीक है ना, 0.6 FY। तो 0.6 FY आपका FY से FY कट गया तो 1/0.6 आपके पास आ गया 1.67 अप्रोक्स, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने का, ये तरीका होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने का, ठीक है ना। हाँ जी, फोटो ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब अगर आपसे कोई कहे कि वर्किंग स्ट्रेस बताओ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। हाँ जी, अब आपसे कोई कहे कि वर्किंग स्ट्रेस बताओ तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। अब ये आपकी कहानी डायरेक्ट भले ही आपके
सीधी लिखी हुई नहीं है पर इनडायरेक्टली आपके काम की है, पूछी जाती है, पूछी गई है, ठीक है ना। तो आपका वर्किंग स्ट्रेस क्या आ गया, यील्ड स्ट्रेस बटे में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हाँ जी, यील्ड स्ट्रेस बटे में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हाँ जी, एक बात अनाउंसमेंट ये है, एस्टीमेट और सोम का कल का ऑफ है। एक चीज बोल देता हूं, बाद में बोल दूंगा, 2-3 बार बोलूंगा तब आपको ध्यान रह जाएगा। कल का एस्टीमेट और सोम का ऑफ है, लेकिन सॉइल की क्लास चलेगी जो रेगुलर बैच की चल रही थी, ठीक है ना, वो रेगुलर क्लास चलेगी और उसका टाइम होगा 10 से 1, ठीक है ना, जो रेगुलर बैच की क्लास थी वो चलेगी, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस जो होता है यील्ड स्ट्रेस बटे में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया, ठीक है ना। वर्किंग स्ट्रेस किसके लिए, ये डक्टाइल के लिए, किसके लिए, डक्टाइल के लिए, ठीक है। और ब्रिटल के लिए क्या हो जाएगा वर्किंग स्ट्रेस, ब्रिटल के लिए क्या हो जाएगा वर्किंग स्ट्रेस, ब्रिटल के लिए क्या हो जाएगा वर्किंग स्ट्रेस। हाँ जी, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाई, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। ये आपके पास रह जाएगा डक्टाइल के लिए और ब्रिटल के लिए, ये आपके पास रह जाएगा डक्टाइल के लिए और ब्रिटल के लिए, ठीक है ना। तो फोटो ले लो और आगे बढ़ते हैं, फोटो ले लो जिससे कि हम आगे बढ़ पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, अब बात करते हैं हुक्स लॉ की, ठीक है ना। अब बात करते हैं हुक्स लॉ की। देखो, टेक्निकल टर्म जितना हो सके इंग्लिश में याद रखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, कोई बड़ी बात नहीं है इन्हें याद रखना। जो हिंदी वाले लोग हैं, खासकर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, जो बड़ी लाइन है उनकी मैं अपने आप हिंदी करके दूंगा, बड़ी लाइनों की, लेकिन नॉर्मल लाइनों की हिंदी जरूरत नहीं है, आप हो सके तो उसे इंग्लिश में ही याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगला जो है ना, आपके पास क्या है, हुक्स लॉ, ठीक है ना। अगला है आपके पास हुक्स लॉ। किसी कोई डाउट तो नहीं, एक बार देख लेता हूं, कोई चैट में कोई डाउट हो तो। भाई ये तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो सिंपल है ना, जो वर्किंग स्ट्रेस में है, सिंपल है जो वर्किंग स्ट्रेस में है, और लिमिट स्टेट में तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है, ठीक है। जिन्होंने पूछा है क्वेश्चन, वर्किंग स्ट्रेस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, लिमिट स्टेट में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ की बात करूं तो देखिए क्या है, ये क्या कहता है, तो पहले तो इसका एजम्पशन है, बिना एजम्पशन के तो हुक्स लॉ भी बात नहीं करेगा। एजम्पशन है, एजम्पशन क्या है, मटेरियल इज होमोजीनियस, ठीक है ना। मटेरियल कैसा है, होमोजीनियस है, मटेरियल कैसा है, होमोजीनियस है, समांगी है। अब होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है जी, ठीक है ना, होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है जी, सेम प्रॉपर्टी एट ऑल पॉइंट। मेनली ये डेंसिटी से मतलब रखता है, मेनली ये डेंसिटी से मतलब रखता है, मेनली इसका जो है डेंसनेस से है, मतलब घनत्व से है, उसका मतलब सेम प्रॉपर्टी एट ऑल पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो मिलावट है, जो मिक्सिंग है, उससे मतलब है। होमोजीनियस होती है एक जैसी मिलावट, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सॉलिड सॉलिड की रिएक्शन होमोजीनियस हो गई, लिक्विड लिक्विड की होमोजीनियस हो गई, गैस गैस की होमोजीनियस हो गई, लिक्विड गैस की हेट्रोजीनियस हो गई। तो आप पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो ये क्या है कि मिक्सिंग से मतलब है कि सभी पॉइंट पर सेम हो, ठीक है ना, मिक्सिंग का जो है सभी पॉइंट पर सेम हो। और दूसरी बात क्या मैंने बोली, डेंसिटी जो है वो सभी से मतलब माना जाता है, ठीक है ना, सभी पॉइंट पर एक समान प्रॉपर्टी, सभी पॉइंट पर एक समान प्रॉपर्टी, या ये तो पहला एजम्पशन है, इसका मतलब है ये तो सभी पॉइंट पर एक समान प्रॉपर्टी, सभी पॉइंट पर एक समान प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। या दूसरा इसमें ही कहें, सेम प्रॉपर्टीज इन होल वॉल्यूम, सेम प्रॉपर्टीज या सेम प्रॉपर्टी इन होल वॉल्यूम, प्रॉपर्टीज कर लो, सही रहेगा। ठीक है ना, पूरे आयतन में एक समान गुणधर्म,
एक ही बात है, पूरे आयतन में बोल दोगे या फिर सभी बिंदुओं पर बोल दोगे, एक ही बात है। तो ये तो हो गया मटेरियल इज होमोजीनियस। सेकेंड एजम्पशन क्या है? सेकेंड एजम्पशन क्या है? मटेरियल इज आइसोट्रोपिक। हाँ जी, मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा? समदैशिक। हाँ जी, समदैशिक, सभी दिशाओं में सेम, ठीक है ना। पीएचईडी में आया था, ठीक है ना, पीएचईडी में आया था कि सभी दिशाओं में सेम, सेम प्रॉपर्टीज इन, और इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज की वैसे ज्यादा बात होती है, ये भी लिख दूं, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। यहां पे इलास्टिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं मेनली, ठीक है ना, यहां पे इलास्टिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं मेनली, ठीक है। आगे हम और भी पढ़ेंगे इसके बारे में। आइसोट्रोपिक यहां आ गया, ऑर्थोट्रोपिक और अनआइसोट्रोपिक पढ़ेंगे हम आगे, आएगा अपना आगे। अभी अपन पहले इसके जो एजम्पशन है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सभी दिशाओं में, इसका मीनिंग क्या है? सभी दिशाओं में, भैया दिशाओं से मतलब रखता है, सभी दिशाओं में एक समान प्रत्यास्थ गुणधर्म, एक समान प्रत्यास्थ गुणधर्म या प्रत्यास्थ प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। सभी दिशाओं में एक समान प्रत्यास्थ प्रॉपर्टीज, ठीक है। हाँ जी, ये आपके कैमरे का फोकस कर दिया है मैंने। हाँ जी, फोटो ले लें, फोटो ले लें, दो एजम्पशन तो ये हो गए, फोटो ले लें। तीसरा, तीसरा मटेरियल जो होना चाहिए वो लीनियर इलास्टिक होना चाहिए। तीसरा, मटेरियल जो होना चाहिए वो लीनियर इलास्टिक होना चाहिए। तीसरा, मटेरियल जो होना चाहिए वो लीनियर इलास्टिक होना चाहिए। मटेरियल शुड बी, या मटेरियल इज लीनियर इलास्टिक, मटेरियल जो है वो लीनियर इलास्टिक है, मटेरियल इज लीनियर इलास्टिक, मटेरियल इज लीनियर इलास्टिक, मटेरियल जो है वो लीनियर इलास्टिक है, ठीक है ना, यानी रेखीय प्रत्यास्थ है, रेखीय प्रत्यास्थ है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक लिमिट के अंदर, जिस लिमिट में ये लॉ लग रहा है, विद इन द लिमिट, इसका मीनिंग बता रहा हूं, इसका मीनिंग क्या है? विद इन द लिमिट इन विच लॉ इज अप्लाइड, विद इन द लिमिट इन विच लॉ इज अप्लाइड, in which law is applied, in which law is applied, the stress strain curve, the stress strain curve should be linear, the stress strain curve should be linear या will be linear, ठीक है ना। तो भैया ये बात सही है, आपको बताया भी था मैंने, याद कर लो। अब आप याद कर लो कि हुक का नियम, हाँ जी याद कर लो, हुक का नियम, रेखीय सीमा, रेखीय सीमा को ही आप क्या कहते हो? रेखीय सीमा को ही आप क्या कहते हो? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, रेखीय सीमा को ही आप क्या कहते हो? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, समानुपाती सीमा, ठीक है ना। जिस लिमिट में लॉ लग रहा है, जिस लिमिट में लॉ लग रहा है, जिस लिमिट में लॉ लग रहा है, उस लिमिट में, उस लिमिट में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, उस लिमिट में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लीनियर होना चाहिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लीनियर होना चाहिए, ठीक है ना। लीनियर मतलब रेखीय, कर्व रेखीय होना चाहिए, रेखीय लिख लो, ठीक है ना, रेखीय होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी कहानी आई, ये आपकी कहानी आई तीनों एजम्पशन की, ठीक है ना। इसीलिए ही आप जब हुक का लॉ लगाते हैं, स्ट्रेन्स बहुत स्मॉल रहते हैं, हुक का जब लॉ लगता है स्ट्रेन स्मॉल रहते हैं, क्योंकि लीनियर लिमिट में स्ट्रेन बहुत छोटे आते हैं, लीनियर लिमिट में स्ट्रेन बहुत छोटे आते हैं। हाँ जी, फोटो लीजिए, आगे बढ़ूं जिससे कि मैं, फोटो लीजिए जिससे कि आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो हुक का लॉ क्या कहेगा? हुक का लॉ क्या कहेगा? ठीक है ना, फॉर ए होमोजीनियस, फॉर ए होमोजीनियस आइसोट्रोपिक, फॉर ए होमोजीनियस आइसोट्रोपिक एंड
linear elastic material and linear elastic material, stress is directly proportional to the strain. Stress is directly proportional to the strain. Stress is directly proportional to the strain. Stress is directly proportional to the strain within proportionality limit. Proportionality limit, कभी कभी यहां पे इलास्टिक लिमिट मिल जाएगा तो वो भी लिख देता हूं. इन सम बुक्स इलास्टिक लिमिट इज रिटन. क्यों रीजन भी लिखूंगा. भैया रियल तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, रियल तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, ठीक है ना. रियल प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, ठीक है ना. इलास्टिक लिमिट क्या लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है इलास्टिक लिमिट? इज वेरी नियर टू दी, क्योंकि बहुत क्लोज है. जब आप उपस्थित नहीं होंगे तो लेटर किसको मिलेगा, आपके नाम का लेटर? हाँ जी, आपके फैमिली मेंबर को. किसको मिलेगा? फैमिली मेंबर को, क्योंकि वो आपके बहुत करीब हैं. ये वजह है. हाँ जी, वजह ये है. कोई भी चीज बिना काम के नहीं होगी. प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिख सकता है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी लिख सकता है, ठीक है ना. तो ये क्या हो गया, समांगी समदैशिक व रेखीय प्रत्यास्थ वस्तु के लिए. समांगी समदैशिक व रेखीय प्रत्यास्थ वस्तु के लिए. समदैशिक व रेखीय प्रत्यास्थ वस्तु के लिए. समांगी समदैशिक व रेखीय प्रत्यास्थ वस्तु के लिए प्रतिबल सीधे विकृति के समानुपाती होता है. प्रतिबल सीधे विकृति के समानुपाती होता है जी, ठीक है. किस सीमा में? समानुपाती सीमा में. भाई समानुपाती सीमा ही उससे डिसाइड है. हाँ जी, सीमा ही उससे डिसाइड है कि भाई जहां तक समानुपाती होता है. अब कुछ बुक्स में इलास्टिक लिमिट लिखा हुआ है लेकिन वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है. भाई जब आप बात कर रहे हैं कि आप नहीं होंगे तो इलास्टिक लिमिट चल जाएगा, ठीक है ना, चल जाएगा, इलास्टिक लिमिट चल जाएगा. रीजन क्या है कि वो बहुत करीब है. इलास्टिक लिमिट प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के बहुत करीब है. हाँ जी, फोटो ले लें. ले लिया फोटो ले लिया. चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं. देखिए, जब तक केस लिखा ना हो, आप लोडिंग कौन सी लेते हैं? ग्रेजुअल. जब तक केस रिटन ना हो, रीजन ये है, उसके पीछे रीजन है कि जनरली जो आप साइट वर्क करते हैं तो कभी भी स्ट्रक्चर पे सडन लोड नहीं आने देते. जनरली आप साइट पे जब कंस्ट्रक्शन वर्क कराते हैं, कोई स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, स्ट्रक्चर वर्कआउट हो रहा होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है ना. स्ट्रक्चर को जब एग्जीक्यूशन चल रहा होता है, वहां पे बन रहा होता है, तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर सडन लोड लगा दिया. सडन लोड नहीं होता है. इवन आरसीसी में स्ट्रिपिंग टाइम के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जब तक आने वाले स्ट्रेस से स्ट्रेंथ, ठीक है ना, आने वाले स्ट्रेस से स्ट्रेंथ दोगुनी नहीं हो जाती, तब तक अपन उसको रिमूव नहीं करते. तो धीरे धीरे अपन लोडिंग करेंगे. तो जब तक लोडिंग केस रिटर्न ना हो, लोडिंग केस पर्टिकुलरली रिटर्न है तो बात अलग है. लोडिंग केस अगर रिटर्न ना हो, या कॉमन केस की बात कर रहा हूं, कॉमन केस जो है वो कौन सा है? कॉमन केस जो है वो है ग्रेजुअल लोडिंग. लोडिंग अपन 3 भागों में बांटते हैं यहां से, ठीक है ना. लोडिंग को अपन 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है. पुराने टाइम में स्टील के टिफिन हुआ करते थे, आजकल तो क्या प्लास्टिक आ रहा है, ठीक है ना, तो ज्यादा फर्क उसको दिखता नहीं है. पुराने टाइम में अपन स्कूलों में जाया करते थे तो लंच होता था, और लंच में अपन जो टिफिन ले जाते थे वो ले जाते थे स्टील का. और स्टील का टिफिन कई बार क्या होता है कि वो डिफॉर्म हो जाता है, कि स्टील अच्छा प्लास्टिक मटेरियल भी है, तो प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिसिटी शो करता है. तो होता क्या है कि वो डिफॉर्म हो जाता है, तो वो बिल्कुल टाइट हो जाता है. अब एक तो तरीका क्या है उसको खोलने का? टिफिन खोलने का तरीका ही लोड है. धीरे धीरे सभी तरफ से खोलें, ठीक है ना, धीरे धीरे सभी तरफ से खोलें, ठीक है. एक तरीका क्या होता है, जब पता होता था हमें सब्जी नहीं है इसके अंदर,
तो अपन उसको जोर से खोल दें, ठीक है ना, जब हमें पता होता था कि सब्जी नहीं है। और तीसरा तरीका क्या होता था, या तो दीवार पे मारते थे या जमीन पे मारते थे। तो तीन टाइप की लोडिंग हो गई, ग्रेजुअल, सडन या इंस्टेंटेनियस। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, सडन या इंस्टेंटेनियस मतलब अचानक। इंपैक्ट, ठीक है ना, जिसको कहते हैं अपन टक्कर मार, कि अपन उसको टक्कर मारते थे या तो जमीन पे या फिर दीवार पे। तो तीन तरीके से लोड है, लेकिन जब तक लोड डिफाइन नहीं है लिखा हुआ, सडन और इंपैक्ट के लिए लिखा होना जरूरी है जी, सडन और इंपैक्ट के लिए लिखा होना जरूरी है जी। जब तक लिखा हुआ नहीं है लोडिंग कौन सी लोगे आप, ग्रेजुअल लोडिंग लोगे। जब तक लिखा हुआ नहीं है लोडिंग कौन सी लोगे आप, ग्रेजुअल लोडिंग लोगे जी। रब कर रहा हूं मैं इसको। थोड़ा सा मैं साइड में हट जाऊं, इसका मीनिंग ये है, मेरे साइड में हटने का मीनिंग ये है, मैं आपको मौका दे रहा हूं फोटो खींचने का। थोड़ा सा ऐसे साइड में हटने का मीनिंग यही है कि आप फोटो खींच लीजिए, ताकि आपके फोटो के बीच में मैं ना हूं और मेरे हटते ही वो बोर्ड पे ही सीधा फोकस करता है कैमरा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आपको हुक्स ने क्या बोला, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। देखिए अभी जिस स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, सिग्मा पी और एफ नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस है। अभिलंब प्रतिबल, उन्हीं की बात चल रही है। ई या एप्सिलॉन, सी के बीच में लाइन खींच देते हैं जैसे अपन, ई या एप्सिलॉन, ये है स्ट्रेन। कौन सा वाला है, नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है। ई या एप्सिलॉन नॉर्मल स्ट्रेन है, ठीक है। और अगला जो है आपके पास ई, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, एक ही बात है ये सब, यंग का प्रत्यास्थ गुणांक, ठीक है ना। तो यंग्स मॉडुलस आ जाए चलेगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाए चलेगा, ठीक है। प्रत्यास्थ मापांक आ जाए चलेगा, यंग का प्रत्यास्थ मापांक आ जाए चलेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, भूलना नहीं, ठीक है ना। तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो क्या आएगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब आपको स्ट्रेस की यूनिट पता है, स्ट्रेस की यूनिट पता है जनरली, स्ट्रेस की यूनिट भैया, यूनिट ऑफ स्ट्रेस पता है आपको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल और या मेगा पास्कल, आपको पता है सारा, मैंने पहले ही बता दिया है। मैंने कहा किलो होगा, किलो होगा 10⁻3, मेगा होगा 10⁻6, गीगा होगा 10⁻9, पहले से ही आपको पता है वो, ठीक है ना, पहले से ही आपको पता है। ई यूनिटलेस है, ई कैसा है, यूनिटलेस है, यूनिटलेस है। तो कैपिटल ई जो यंग मॉड्यूलस, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेम एज स्ट्रेस। जो यूनिट ऑफ ई होगी वो सेम हो जाएगी स्ट्रेस के। क्यों, क्यों, क्योंकि इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं है, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अपन से जैसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन करने के लिए कहता है, तो अपन क्या कहेंगे, विद इन लीनियर लिमिट, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, या आपको बता दिया क्योंकि प्रोपोर्शनल लिमिट इलास्टिक लिमिट के करीब है, विद इन इलास्टिक लिमिट, शुरुआत तो बात विद इन में, विद इन लीनियर लिमिट, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, क्योंकि इलास्टिक लिमिट करीब है, लीनियर लिमिट प्रोपोर्शनल लिमिट एक ही है, रेखीय वहीं तक होगा जहां तक प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। लीनियर लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट एक ही है, ठीक है ना, और इलास्टिक लिमिट उसके करीब है, ठीक है, इलास्टिक लिमिट उसके करीब है। तो आप क्या कहेंगे, ई कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहां से ई जब डिफाइन करेंगे तो ये तो होगा सिग्मा बटे ई। तो आप क्या कहेंगे, यूनिट स्ट्रेन के लिए, विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, द स्ट्रेस विच कॉज यूनिट स्ट्रेन, द स्ट्रेस विच कॉज यूनिट स्ट्रेन। अगर मैं इसको एक कर दूं तो इस एक के लिए जो स्ट्रेस आएगा वो ई के ही तो बराबर होगा। अगर ई एक हो जाए, ये स्मॉल ई अगर एक हो जाए, तो क्या ई बराबर सिग्मा नहीं हो जाएगा क्या। तो स्ट्रेस विच कॉज यूनिट स्ट्रेन, वह प्रतिबल जो कि इकाई स्ट्रेन देता है, लेकिन लिमिट डिफाइन है जी, लिमिट डिफाइन है, इसके अंदर डिफाइन है लीनियर लिमिट, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। और हम एक और तरीके से भी इसको डिफाइन करते हैं, पर पहले फोटो खींचे फिर डिफाइन करेंगे। फोटो खींचे,
हम कैसे बोलते हैं इसको, दो तरीके से डिफाइन करते हैं, दो तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। स्ट्रेस विच कॉज यूनिट स्ट्रेन, स्ट्रेस विच कॉज यूनिट स्ट्रेन, इकाई विकृति के लिए, लेकिन किसमें, विद इन लीनियर लिमिट या विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। भैया लीनियर लिमिट से बाहर नहीं जाना अभी हमें, यहां पे हुक के नियम की बात चल रही है, लिमिट डिफाइन है, लिमिट डिफाइन है। आपको मैंने कह दिया लीनियर और प्रोपोर्शनैलिटी एक ही है, अगर लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी नहीं होगा तो इलास्टिक लिमिट होगा जी, इस बात को ना भूलिएगा। वह प्रतिबल जो कि इकाई विकृति दे। अब यह भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कई बार टेस्टों में मैंने दिया भी है। हाँ जी, मैं आपका ना बुधवार तक आपके टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा। ये जो बुधवार है, आने वाला बुधवार है, ऐप पे ही आपका टेस्ट होगा, ठीक है। पैटर्न वगैरह सब मैं वीडियो में डाल दूंगा, आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। पैटर्न आपको वीडियो में डाल दूंगा, बुधवार से आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट होंगे, कंबाइंड टेस्ट भी होंगे, पर अभी शुरू में मैं सब्जेक्ट वाइज लूंगा। जिनकी सॉइल हो चुकी है वो सॉइल का टेस्ट दे, जिनकी सोम चल रही है वो सोम का, उसी हिसाब से टेस्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। वह प्रतिबल जो कि इकाई विकृति दे, किसमें, समानुपाती सीमा में। क्या इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, देखो वो डिफाइन करने का तरीका बता रहा हूं जो मेट्रो में 2015 में क्वेश्चन भी आया था। कैसे, देखिए ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है इधर, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। ये इस तरीके से लीनियर लिमिट की बात कर रहा हूं, बाहर में जा ही नहीं रहा, लीनियर लिमिट की बात कर रहा हूं। आप जानते हैं स्लोप क्या होता है, स्लोप, हाजी स्लोप क्या होता है, स्लोप dy बटे dx, स्लोप क्या होता है, dy बटे dx। तो dy क्या है, y में परिवर्तन होगा तो स्ट्रेस ही, हाँ जी, y में परिवर्तन होगा तो स्ट्रेस ही, भाई स्ट्रेस में परिवर्तन स्ट्रेस ही तो होगा, और स्ट्रेन में परिवर्तन स्ट्रेन ही होगा, ठीक है ना। स्ट्रेस में परिवर्तन स्ट्रेस ही होगा और स्ट्रेन में परिवर्तन स्ट्रेन ही होगा। तो भैया इसका जो स्लोप है वो भी ई आ गया, यानी हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विद इन लीनियर लिमिट या प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। और मैंने आपको बता दिया मजबूरन आपको इलास्टिक लिमिट लिया जा सकता है, लेकिन प्रेफरेंस, पहली प्रेफरेंस क्या होगी, अगर लेटर आपके नाम पे है तो आपको मिले, आपकी उपस्थिति ना होने पर, प्रोपोर्शनल लिमिट की उपस्थिति ना होने पर इलास्टिक लिमिट चल जाएगी। लेकिन अगर उसकी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट की या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की उपस्थिति है तो वही होगा। डिफाइन किससे कर रहे थे, डिफाइन किसको कर रहे हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। हाँ जी, डिफाइन किसको कर रहे थे, ये डेफिनेशन चल रही है, किसकी चल रही है जी, डेफिनेशन ऑफ ई, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हाँ जी, फोटो सेशन, फोटो सेशन। आगे बढ़ रहा हूं मैं, आपको स्टील का ई याद रखना चाहिए, ठीक है, स्टील का ई याद रखना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टील का ई याद रखना चाहिए, स्टील का, स्टील की सभी ग्रेड के लिए ई यही चलता है, स्टील की सभी ग्रेड के लिए ई यही चलता है। आपको ध्यान भी होगा, आप आरसीसी में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, वहां पे भी यही चलता है, वहां पे ई एस से लिखा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। इसकी यूनिट बदले तो उस हिसाब से यूनिट भी आप बदल लेना, ठीक है ना। ये ई स्टील के लिए होना चाहिए। एल्यूमिनियम का जो ई होता है वो लगभग स्टील के ई से 1/3 होता है, और जो आपके पास कॉपर का होता है वो लगभग आधा होता है। बाकी अपन जब एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको ई को, तो अपन देखेंगे कुछ और मटेरियल के भी आपको मैं लिखा दूंगा। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है ना, ये आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं, ठीक है ना, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। बाकी आपको ये याद रखना चाहिए, बाकियों के तो क्या दे दिए जाते हैं, ये याद रखना चाहिए, आपको ये याद रखना चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू, बाकियों के तो क्या दिए होते हैं जनरली, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं मैं।
एक बार एक क्वेश्चन है खुरमी का एक क्वेश्चन है कि किन किन की यूनिट सेम है। तो मैं 7 क्वांटिटीज आपको वैसे दे रहा हूं। स्ट्रेस, दूसरा है प्रेशर। स्ट्रेस कोई सा भी स्ट्रेस हो, बेंडिंग स्ट्रेस हो, शियर स्ट्रेस हो, नॉर्मल स्ट्रेस हो। प्रेशर, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है ना। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भैया ये आएंगे डिटेल, आपके सिलेबस में भी शामिल है। आपका इलास्टिक कांस्टेंट, ये इलास्टिक कांस्टेंट ही है और ये डिपेंड कर रहे हैं यहीं पे, स्ट्रेस तो है ही। तो ये सब आएंगे, ये आपके सिलेबस का मेन स्ट्रीम शुरू हो चुका है। कल से मेन सिलेबस का मेन स्ट्रीम शुरू हो चुका है। उससे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट था, मेन स्ट्रीम कल से शुरू हो चुका है। कहीं ये सोचो कि ये सिलेबस में नहीं है, भैया इलास्टिक कांस्टेंट में हम ये सब पढ़ेंगे, ये सब आएंगे हमारे, ठीक है। हम बस जैसे जो सिलेबस में नहीं है वो मैं पहले प्रायोरिटी पे नहीं लूंगा। हाँ, आप लोगों की अगर डिमांड होती है तो आपको अलग से टाइम दे करके वो करा दूंगा, ठीक है ना। प्रायोरिटी सिलेबस की होगी, ठीक है ना। प्रायोरिटी जो है वो पहले सिलेबस की होगी कि जो सिलेबस में है पहले मैं वो पढ़ाऊं, ठीक है। आप कहेंगे सर हमें तो अदर भी पढ़ा दो, हमें एसएससी का भी एग्जाम देना है, अलग से टाइम लेकर के अपन पढ़ लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर मुझे आपसे क्या है, एक छोटा सा बस यही सपोर्ट चाहिए कि अपन जितना जल्दी उसको वर्कआउट कर लेंगे उतना ही जल्दी आपका एक छोटा सा रिवीजन बैच और लेना है मुझे, 15 या 20 दिन का। और उस रिवीजन बैच में जो बातें आपको बताई जाएंगी वो बातें आपको अच्छे से सुननी है, ठीक है ना। वो बातें आपको सिलेक्शन के लिए बहुत काम आएंगी। और ये बात आप आके मुझे खुद बोलेंगे, भैया इसको सीएनजी से कहते हैं, ठीक है ना। पांचवा, वर्क मॉड्यूलस, वर्क मॉड्यूलस, ठीक है ना। आयतन मापांक, आयतन मापांक, बल्क मॉड्यूलस, आयतन मापांक, ठीक है ना। बल्क मॉड्यूलस हो गया आयतन मापांक, ये आपका केस है, ठीक है ना। छठा आपका है जो अपन बोलते हैं डेंसिटी, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, विकृति ऊर्जा घनत्व, विकृति ऊर्जा घनत्व। अगला सातवां, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस और मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। ये 8 क्वांटिटीज हैं, एक बार मैं बता रहा हूं, ये 8 क्वांटिटीज है जो कि अपन एक को छोड़ के बाकी सब सोम में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये 8 क्वांटिटीज है, 8, ठीक है। क्वेश्चन भी है खुरमी के अंदर, ये 8 क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट जो है, इकाई जो है वो सेम है। इन सबकी इकाई यूनिट जो है वो सेम है, इन सबकी इकाई यूनिट जो है वो सेम है। फोर्स और एरिया का जो रेशियो है, ठीक है ना, इकाई में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, सेम है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, यानी पास्कल। इन सबकी इकाई सेम है जी। फोटो खींच ले जी, ये फोटो खींच लें। देखो इसमें एक बात बता देता हूं, मॉड्यूलस 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 मॉड्यूलस, 5 तो मॉड्यूलस हैं, बाकी स्ट्रेस, प्रेशर और स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है ना। स्ट्रेस, प्रेशर और स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, ये सब मॉड्यूलस है बाकी। हाँ जी, आप वो तो कह ही सकते हैं भाई, जिसके पास, जिसका ई अधिक है तुलनात्मक वो बड़े स्ट्रेसेस रजिस्ट करेगा सेम स्ट्रेन पे, ये बात तो कह ही सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन था किसी का कि अगर ई अधिक है, बिल्कुल ई अधिक है तो सेम स्ट्रेन पर, ई अधिक है तो सेम स्ट्रेन पर उसका स्ट्रेस भी अधिक आएगा, यानी प्रतिरोध भी अधिक आएगा। हाँ जी, खींच ली, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं।
भैया अपने डाउट आपको पूछने, डाउट पूछने के लिए मना नहीं है, ठीक है ना, डाउट पूछने के लिए मना नहीं है, सेंसलेस बातों के लिए मना है, डाउट के लिए कोई मना नहीं है, ठीक है ना, ये बात मैं क्लियर कर देता हूं। अपने डाउट पूछने हैं आपको, ठीक है ना। कल जैसे जो हुआ था वो सेंसलेस बात पूछी थी इसलिए उन्हें डांटा गया था। आप पूछिए, डाउट पूछिए, डाउट पूछने के लिए कोई मना नहीं है, क्योंकि जब तक आपको सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा तब तक दिक्कत आएगी। और ऐसा कोई ऐसा नहीं है, अपन पूरी अच्छे से लर्निंग रखेंगे, पूरा लर्न करेंगे। टाइम बढ़ाना पड़ेगा, टाइम बढ़ाएंगे, अभी सॉइल होते ही टाइम बढ़ जाएगा इनका, सॉइल अभी होते ही अगले वीक में टाइम बढ़ जाएगा इन दोनों सब्जेक्ट का, ठीक है। अभी आपको पूरा चीजें कराएंगे। और हाँ, एक छोटा सा और था कि जैसे कल जीके की हमने वीडियो डाली थी, एक्चुअली थोड़ी समस्या ये है कि अभी लॉकडाउन लग रहा है, तो लॉकडाउन लग रहा है तो अभी हमें रिकॉर्डेड कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड भी चलानी पड़ेंगी, क्योंकि भाई मेरे यहाँ सिस्टम है, एडमिन पैनल है, एसपी सर के यहाँ सिस्टम है, एडमिन पैनल है, तो हम लोग तो यहाँ से लाइव भी हो जाएंगे, एडमिन पैनल भी हमारे पास, सिस्टम भी है हमारे पास। लेकिन बाकी लोगों को लाइव नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो उन्हें बुलाया जा सकता है, ना ही उन्हें ये सिस्टम भेजा जा सकता है, ठीक है। तो बाकी लोगों की अभी क्या रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए हम फोकस कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ऐसे केस में आपका क्या जो ग्रुप है, पर्टिकुलर जो बैच वाइज ग्रुप बना हुआ है, या सोम के नोट्स डले हुए हैं जी, आप एक बार देख लीजिए, सोम के नोट्स ऐप पे भी डले हुए हैं, मैंने सभी ग्रुपों पर भी डाल दिए हैं, एक बार कष्ट कर लें बस। क्या है, आप लोग कष्ट नहीं करते हैं, मैंने ये देखा है, कष्ट करने की वो नहीं करते हैं कि हाँ थोड़ा सा कष्ट कर लें और नोट्स देख लें। सब डले हुए हैं, ग्रुपों पे डाल दिए हैं, ठीक है ना, ऐप पे डाल दिए हैं, सोम के नोट्स तो मैंने ग्रुप पे भी डाल दिए, सभी ग्रुपों पे, ऐप पे भी डाल दिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा कष्ट कीजिए आप, और आप फोटो लेते रहिए, ठीक है ना, फोटो लेते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। भैया प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट प्रेफरेबल आंसर है, आपको क्वेश्चन वाला ऐसे नहीं मिल जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट रियल आंसर है। अगर आप भी हैं और आपके घर वाले भी हैं, आपको ही लेटर मिलेगा, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट रियल आंसर है, ठीक है। और फिर कई चीजें एग्जामिनर के अब जजमेंट पे डिपेंड हो गई। आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखिए, एक बार यूनिट की खेल आपको क्लियर हो गया है, यूनिट का खेल आपको क्लियर हो गया है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं तो आपको निकालना क्या है, एक्सियल डिफॉर्मेशन या एक्सियल डिफ्लेक्शन, एक्सियल डिफ्लेक्शन या एक्सियल डिफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो देखिए, आपको पता है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल बोला है आपने, स्ट्रेन प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया है तो ई बोला है। यहां ध्यान रखना, जिस मटेरियल में आप निकाल रहे हैं हुक्स लॉ वैलिड है, और हुक्स लॉ वैलिड है, हाँ जी हुक्स लॉ वैलिड है, तो हुक्स लॉ की जो 3 शर्तें हैं वो भी वैलिड है, हुक्स लॉ ने जो 3 एजम्पशन बोले थे वो भी वैलिड है, वो भी वैलिड है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप सिग्मा बात करोगे न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली, मैथमेटिकली यानी गणितीय रूप में, गणितीय रूप में स्ट्रेस जो है वो लोड डिवाइडेड बाय एरिया है। हालांकि वास्तविक रूप में तो क्या है, प्रतिरोधी बल बटे में क्षेत्रफल, यानी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है, ठीक है ना। पर आपको पता है कि मैंने बताया था, ये धक्का लगाऊंगा दीवार पे तो जितना लोड लगाऊंगा उतना ही वो प्रतिरोध देगी, ठीक है ना, प्रतिरोध ज्यादा नहीं हो सकता, और अगर प्रतिरोध कम है तो वस्तु फेल हो जाएगी। और आपके पास ये क्या है, लंबाई में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक लंबाई, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, और ये लोड, लोड डिवाइडेड बाय एरिया। हाँ जी, ध्यान रखना, आपको मैं बता चुका हूं, थ्योरेटिकली लोड डिवाइडेड बाय एरिया नहीं बोलेंगे, थ्योरेटिकली तो स्ट्रेस क्या होगा, थ्योरेटिकली स्ट्रेस क्या होगा, थ्योरेटिकली स्ट्रेस होगा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और आपको पता है एक्चुअल क्या होगा, सब बताया मैंने, हाँ जी मैं सब बता चुका हूं। और आपके पास अभी भी रिकॉर्डेड क्लासेस उपलब्ध हैं, अभी हमने कोई रिकॉर्डेड क्लास रिमूव नहीं की है, कुछ टाइम के लिए हमने स्पेस को बढ़वाया है, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए स्पेस को बढ़वाया है, लेकिन अगले वीक से हमें कुछ क्लासेस रिमूव करके फिर अगली क्लासेस डालनी पड़ेंगी, ठीक है ना।
अगले वीक से हमें ये करना पड़ेगा, कुछ क्लासेस हटा के फिर अगली क्लासेस डालनी पड़ेंगी। अभी हमने स्पेस जो अवेलेबल है उसको थोड़ा सा बढ़वाया है, तो ध्यान रखना इस बात को। तो अभी आपके पास क्या हो जाएगा, लोड डिवाइडेड बाई एरिया, लोड डिवाइडेड बाई एरिया। और ये क्या आ जाएगा जी, ये तो यही रहेगा। ये क्या आ जाएगा जी, डेल एल ओवर एल। तो लंबाई में बदलाव को ही तो आप डिफ्लेक्शन कहेंगे, एक्सियल डिफ्लेक्शन यही तो हो गया भाई, लंबाई में बदलाव है वही तो एक्सियल डिफ्लेक्शन हो गया। चेंज इन लेंथ जो है, लंबाई में बदलाव जो है, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी में क्या कहेंगे, एक्सियल डिफ्लेक्शन कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, एक्सियल डिफ्लेक्शन कहेंगे, अक्षीय विक्षेप कहेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, पीएल बटे में एई, पीएल बटे में एई, पीएल बटे में एई, ये हो गया आपके पास एक्सियल डिफ्लेक्शन, ये हो गया आपके पास एक्सियल डिफ्लेक्शन। हाँ जी, फोटो लीजिए, फोटो लीजिए। आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं मैं। इससे जुड़ी हुई कुछ बातें भी आती हैं, इससे जुड़ी हुई कुछ बातें भी आती हैं, जो कि अपन जब एक बार पूरा थोड़ा सा करेंगे तब आपको बताऊंगा, जैसे एक्सियल स्टिफनेस क्या है, ठीक है ना, सब बताऊंगा मैं आपको। लेकिन अभी क्या है कि अपन आगे बढ़ते हैं, पहले अभी जो इंपॉर्टेंट कहानी है वो कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे आपको सब बताऊंगा, एक्सियल भी बताऊंगा, बेंडिंग भी बताऊंगा, सब बताऊंगा, क्योंकि आया भी था पिछली बार, पिछली बार आया भी था टॉर्जनल रिजिडिटी, ठीक है ना, रिजिडिटी क्या है, स्टिफनेस क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, सब बताऊंगा ये, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम। आप जानते हैं सुपर पोजिशन थ्योरम, भैया सुपर पोजिशन थ्योरम के लिए भी क्या है, हुक्स लॉ वैलिड है, अदरवाइज कर ही नहीं पाएंगे आप, हुक्स लॉ वैलिड है। आगे सभी कहानियों के लिए हुक्स लॉ जो है वो वैलिड है जी, यानी डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन क्या है, छोटे हैं, ये अपने आप में बता रहा है, ये अपने आप में बता रहा है कि डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन जो है स्मॉल है, डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन जो है वो स्मॉल है, यानी विद इन लीनियर लिमिट है। डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन या स्ट्रेन स्मॉल है, स्मॉल है, इसका लगने का मतलब क्या है, स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल है, यानी किसमें, विद इन लीनियर लिमिट है, ठीक है ना, किसमें, विद इन लीनियर लिमिट है, रेखीय सीमा में है, क्योंकि रेखीय सीमा के बाहर तो ये लग ही नहीं रहा, ठीक है ना, रेखीय सीमा के बाहर तो ये लग ही नहीं रहा, तो हुक्स लॉ तो वैलिड है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है जो अलग अलग भाग हैं, जो अलग अलग भाग हैं उनका डिफ्लेक्शन जोड़ दो, जो अलग अलग भाग है उनका डिफ्लेक्शन क्या करो, जोड़ दो, क्योंकि सब लीनियर है, तो लीनियर है तो लीनियर कहानी तो डायरेक्टली जुड़ जाएगी, लीनियर कहानी तो क्या होगा, डायरेक्टली जुड़ जाएगी जी। ठीक है ना, लीनियर कहानी जो है वो डायरेक्टली जुड़ जाएगी जी, लीनियर कहानी जो है वो डायरेक्टली जुड़ जाएगी। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा भैया, मैं फिर कह रहा हूं, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, डाउट पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं मैं, हुक्स लॉ वैलिड है। अब आगे जितनी कहानी हम पढ़ेंगे, जितनी कहानी हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। हुक्स लॉ वैलिड रहेगा यानी रेखीय सीमा में या प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट में, ये भी ध्यान रखना। लीनियर लिमिट वही है आपकी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, जिसमें आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है, रेखीय है, ठीक है ना, जिसमें आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है, रेखीय है, तो ये आपकी वैलिड रहेगी जी। एक मिनट मैं अपना वीडियो चला लूं, हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे बढ़ रहा हूं, कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन डाल देना जी, क्वेश्चन डाल देना। आगे बढ़ रहा हूं मैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल कर लेते हैं इसमें, एग्जाम्पल, ठीक है ना। एरिया आपके पास है 600 mm², एरिया आपके पास है 600 mm², ठीक है ना। ये चलो थोड़ी कैलकुलेशन आसान कर देता हूं, प्लस 1000 mm², एरिया आपके पास है 1000 mm², ई आपके पास है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ई जो है, हाँ जी, सॉल्व कर रहा है आपको। भैया अपने साथ अपनी कॉपी और पेन जरूर रखें, जब भी आप क्लास ले रहे हैं, जब भी आप क्लास ले रहे हैं कॉपी और पेन जरूर रखें।
हाँ जी, जब भी आप क्लास ले रहे हैं कॉपी पेन जरूर रखें। 80, 110, 190, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास आ गया एग्जाम्पल। अब आपको क्या करना है, बीचों बीच हाथ रखना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, बीचों बीच हाथ रखना है और आपको P निकालना है। आपका काम सिर्फ यही है, ये ABCD। तो AB हिस्से को मैं 1 ले रहा हूं, AB को मैं मार्क कर रहा हूं 1, BC को मैं मार्क कर रहा हूं 2 और CD को मैं मार्क कर रहा हूं 3। आपको बीचों बीच हाथ रखना है, बीचों बीच AB में, तो 1P1 बीचों बीच हाथ रखना है। P1 जो दूर ले जा रहा है उसे प्लस करना है, जो पास ला रहा है उसे माइनस करना है। जो दूर ले जा रहा है उसे प्लस करना है, दूर ले जाने का मतलब टेंशन है। पास ला रहा है उसे माइनस करना है। लेफ्ट से आप लेफ्ट या राइट किसी एक तरफ से देखना है, लेफ्ट या राइट किसी एक तरफ से देखना है, लेफ्ट या राइट किसी एक तरफ से देखना है। जब वर्टिकल होगा, जब ये चीज वर्टिकल होगी तो अपन बीचों बीच हाथ रखेंगे, ऊपर या नीचे किसी भी एक तरफ से देखेंगे, किसी भी एक तरफ से। और दूसरी तरफ से चेक लगा सकते हो आप, जैसे मैंने हाथ रखा तो लेफ्ट में सिर्फ 80 है, लेफ्ट में सिर्फ 80 है, 80 है, लेफ्ट में सिर्फ 80 है, ठीक है, अवे ले जा रहा है, लेफ्ट में सिर्फ 80 है, अवे ले जा रहा है, तो आपके पास जवाब हो गया 80। अब आप चेक करना चाहो राइट से, अब आप चेक करना चाहो राइट से, तो 100 और 90 दूर ले जा रहा है, 100 और 90 दूर ले जा रहा है, 190 और 110 पास ला रहा है, ठीक है ना। तो आप अगर चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, अब भी 80 ही बचेगा, ठीक है ना, अब भी 80 ही बचेगा। तो किसी एक तरफ से देख लो और दूसरी तरफ से चेक लगा लो ताकि आपकी गलती ना हो। दोनों तरफ से 100% और हर बार बराबर होगा, अगर नहीं है तो क्वेश्चन गलत है। अगर दोनों तरफ से बराबर नहीं है तो क्वेश्चन गलत है जी, ध्यान रखना। बीचों बीच हाथ रखा, 80 दूर ले जा रहा है, 100 पास ला रहा है, 80 दूर ले जा रहा है, 100 पास ला रहा है, तो 80 माइनस 100, माइनस का मतलब क्या है, आप माइनस का मतलब है कंप्रेशन। नेगेटिव किसको दिखा रहा है, कंप्रेशन को, नेगेटिव शोज कंप्रेशन। और पॉजिटिव जो है वो टेंशन को शो कर रहा है। राइट साइड से चेक करना है, 110 पास ला रहा है, 90 दूर ले जा रहा है, तो 90 माइनस 110, अब भी माइनस 20 आएगा, ठीक है ना। थर्ड अब राइट साइड में एक ही लोड है तो सीधे लिख देना भाई, किसी भी एक तरफ को देखना है। चलो चेक लगा लेते हैं, कोई कैसा हमें तो चेक बता दो कि लेफ्ट साइड से हो रहा है या नहीं हो रहा है। 80 और 110 दूर ले जा रहा है, 80 और 110 दूर ले जा रहा है, 80 और 110 जोड़ करके हो गया 190 और 100 ला रहा है पास, 190 माइनस 100 होता है जी 90। बोलो, कोई डाउट है तो बोल दो, अभी बोल दो, कोई डाउट है तो अभी बोल दो। हाँ जी, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो अभी बोल दो जी, मैं वेट कर रहा हूं आपके डाउट के लिए। हाँ जी, कोई डाउट नहीं है। P2 देखो मैं रख रहा हूं, आप हाथ रखा, ये 80 दूर ले जा रहा है, 100 पास ला रहा है, 80 दूर ले जा रहा है, 100 पास ला रहा है, तो दूर ले जा रहा है प्लस, पास ला रहा है माइनस। आ गया, आ गया हमारे पास भाई, बीचों बीच हाथ रख दिया BC पे, 80 दूर ले जा रहा है, 100 पास ला रहा है, यहां से देखोगे 110 पास ला रहा है, 90 दूर ले जा रहा है, दूर ले जाने वाले को प्लस क्योंकि टेंशन करेगा, और पास लाने वाले को माइनस। P1 में ये लो 80 दूर ले जा रहा है, आ गया 80। भैया हाथ रख दो बीचों बीच, या तो लेफ्ट या राइट, दूर ले जाने वाले को प्लस, बीच में हाथ रखो, दूर ले जाने वाले को प्लस करो, बीच में हाथ, दूर वाले को प्लस, पास वाले को माइनस। सिंपल सा फंडा है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। बीचों बीच हाथ किसी भी एक तरफ, ये और किसी भी एक तरफ, और दूसरी तरफ से चेक कर लो, किसी भी एक तरफ, दूसरी तरफ से मर्जी है चेक करो, नहीं है चेक मत करो। अगर क्वेश्चन सही होगा तो ये आएगा, 100% आएगा, ठीक है ना, ये श्योर है। तो हाथ रखा, इधर 80 हो गया कहानी, इधर 80 माइनस 100 माइनस 20, इधर 80 माइनस 100 माइनस 20 था ही, और ये 110 दूर, तो माइनस 20 और 110 90, सभी सही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब आगे बढ़ जाऊं,
अरे यार तुम मजाक करते हो यार, सब पता है, सब बताया है तुमने भैया। ये चंद्रशेखर यादव बहुत बड़ा मजाक कर दिया। डिफॉर्मेशन हो गया विरूपण, बदलाव। डिफ्लेक्शन हो गया विक्षेप, विक्षेप, विक्षेप। ठीक है ना। डिफॉर्मेशन का एक टाइप हो गया डिफ्लेक्शन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन क्या होता है? वही विक्षेप इकाई लंबाई में, वही विक्षेप इकाई लंबाई में स्ट्रेन हो गया। और एलोंगेशन क्या हो गया? खिंचाव। ठीक है, यह तो यार बहुत सिंपल है, ये तो पूछने लायक बात ही नहीं है। एलोंगेशन वही है जो डिफ्लेक्शन है, एलोंगेशन वही है जो डिफ्लेक्शन है, डिफॉर्मेशन वही है। स्ट्रेन क्या हो गया? आपका डिफ्लेक्शन बटे में लंबाई। आप यार स्ट्रेन पूछ रहे हैं, बड़ा हैरानी है यार, बड़ी हैरानी होती है कि अब भी स्ट्रेन पूछ रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है ना। तो क्लियर है, डिफ्लेक्शन जो है, डिफ्लेक्शन ऐसे खिंच गया, जैसे ये डिफ्लेक्शन, एक्सियल की बात कर रहा हूं अभी। अभी यहां चैप्टर में एक्सियल आएगा, जब आप बेंडिंग की बात करोगे तो ऐसे दिखेगा डिफ्लेक्शन। ठीक है ना, ऐसे। अभी ये एक्सियल डिफ्लेक्शन है। डिफॉर्मेशन कोई भी विरूपण, विरूपण मतलब रूप बदल गया, तो वो डिफॉर्मेशन आपका जो है डिफ्लेक्शन के रूप में रूप बदलता है। ठीक है ना। और आपका जो एलोंगेशन है वही खिंचाव, एलोंगेशन है खिंचाव। ठीक है ना। जो आपका डिफ्लेक्शन आया, जो आपका डिफ्लेक्शन यानी जो बढ़ा, लंबाई में बढ़ा, ठीक है ना, या चेंज इन लेंथ जो बढ़ा, ठीक है ना, वो आपका एलोंगेशन हो गया। और स्ट्रेन क्या हो गया? डिफ्लेक्शन बटे में लंबाई। ठीक है ना। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब वैल्यू रख देते हैं। अब हमारे को पता है कि वैल्यू रखनी है हमें। ठीक है, तो सबकी यूनिट सेम कर देते हैं। एरिया आपके पास था ही 1000 mm²। मैं क्या करता हूं कि ई को किलो न्यूटन पर mm² में बदल देता हूं। तो 2 × 10⁵ था न्यूटन पर mm² में, तो 2 × 10⁵ 2, क्योंकि न्यूटन को किलो न्यूटन में बदलोगे तो भाग लगेगा 10⁵3 का। हाँ जी, 80 × लंबाई है 800। हाँ जी, 80 × इसकी लंबाई है 800, 800 लंबाई है। एरिया 1000, और ये हो गया 2 × 10⁵2 होता है 200। ठीक है, एरिया 1000, 2 × 10⁵2 हो गया 200। P2 माइनस का है तो बाहर ही माइनस कर देता हूं 20। भाई P2 माइनस का है ना, तो बाहर ही माइनस कर देता हूं, ये 1000। आपने फोटो खींच लिया था ना पहले वाला। P3 90, लंबाई है 700। हाँ जी, हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वैल्यू बता दो, वैल्यू, वैल्यू। भाई ये लंबाई 800, 1000, 700, P1, P2, P3 पहले आ गया। एरिया और ई सबका कांस्टेंट है। हाँ जी, तो 80 × 800, भैया 0.535 आ रहा है, 0.535 आ रहा है। ठीक है ना, 0.535 आ रहा है जी। ठीक है ना, mm। अब आप कहेंगे सर mm में कैसे आया, mm में कैसे आया? कुछ लोग कहेंगे सर mm में कैसे आया, बता देता हूं। लोड लिया आपने किलो न्यूटन में, लोड लिया आपने किलो न्यूटन में, ये लिया है आपने mm में, एरिया लिया है mm² में, एरिया लिया है mm² में, ई लिया है किलो न्यूटन पर mm² में, mm² से mm² गया, mm² से mm² गया, किलो न्यूटन से किलो न्यूटन गया, क्या बचेगा? mm बचेगा।
जी फोटो ले लो, अगला कराऊंगा। एरिया अलग अलग होगा तो अलग अलग एरिया निकाल के करोगे। एक क्वेश्चन और कराऊंगा बस मैं। हाँ जी, एरिया अलग अलग होगा तो एरिया अलग अलग निकाल के करोगे, ठीक है ना। मान लो ये अलग अलग एरिया दे देता है, चलो इसका कर देता हूं, इसी क्वेश्चन में ही कर देता हूं। हाँ जी, हो गया, आगे बढ़ रहा हूं मैं। भैया अगर कोई पर्सनल डाउट आपके पास होता है 7 से 8 में कॉल करें। अगर मैं कई बार कॉल नहीं उठा पाता हूं तो कॉल बैक करता जरूर हूं मैं, ठीक है ना, कॉल बैक जरूर करता हूं मैं, ठीक है। तो आप लोग 7 से 8 में कॉल करें। टाइम क्या हुआ है? तो पानी की बोतल दे देना। इसका जो डाया है ना, डाया पाई, हाँ जी, इसका जो डाया है ना वो है 30 mm। इसका जो डाया है ना वो है 50 mm। इसका जो डाया है ना वो है 50 mm। और इसका जो डाया है वो है 25 mm। डाया दे रहा हूं मैं आपको, बता रहा हूं, इसका जो क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर है जी। डाया आपको दे रहा हूं 25 mm, ठीक है ना, ठीक है। ये आपको डाया मिल गया। इनकी लंबाई 1000, 600, 800, ये सब mm में है, ठीक है। सबसे पहले तो एरिया निकाल लेते। ई हमें दिया गया है 2 × 10⁵ ई हमें दिया गया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। और इसको बदलोगे किलो न्यूटन पर मीटर mm² में, किलो न्यूटन पर mm² में, तो 10⁵3 का भाग लगाओगे, तो 10⁵3 का भाग लगाओगे तो आपके पास 10⁵2 रह जाएगा। 10⁵2 का मतलब क्या होता है? 100, ठीक है ना। तो 100 × 2 हो गया 200, ठीक है, 200। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब P1 कैसे निकालूंगा देख लो भैया, अब सीधे निकालना बता रहा हूं, फटाफट फटाफट, ठीक है। हाँ जी, बीचों बीच याद रखा 70, लेफ्ट में 70, बीचों बीच याद रखा लेफ्ट में 70, लिख दो, चेक करना चाहो कर लो भले ही। 60, 50, 110 दूर ले जा रहा है, 40 पास ला रहा है, ठीक है ना। या फिर एक काम किया करो, आपको सही सही बताऊं, पहली बार में एक चेक लगा लेना, सही सही ये तरीका है, पहली बार में एक चेक लगा लेना कि सब कुछ का जोड़ जो है ना अल्टीमेटली 0 आना चाहिए। मतलब टोटल जो फोर्स है, आप एक दिशा प्लस ले लो, एक दिशा माइनस ले लो, ठीक है ना। जैसे ये मान लो इधर प्लस ले लो, अभी के लिए एक बार चेक लगा लेना, 70 और 40, 110 जैसे इधर है और 110 ही उधर है, ये चेक लगा लेना एक बार कि दोनों दिशाओं में जो बल है वो बराबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन तो सही है। अब किसी भी एक तरफ से देख लो फिर, भाई 70 और 40, 110 इधर है, 60 और 50, 110 उधर है, मतलब क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है। अब बीचों बीच याद रखो, लेफ्ट साइड में 70 दूर ले जा रहा है, हो गया भाई 70, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में 70 दूर ले जा रहा है, हो गया। P2, 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 बीचों बीच याद रखो, 70 और 40, 110 दूर ले जा रहा है, 70 और 40, 110 दूर ले जा रहा है, 70 और 40, 110 दूर ले जा रहा है। P2 यहां है, P3, P3 यहां है, यहां। अब यहां पे 50 इधर ले जा रहा है, 50 इधर ले जा रहा है, दूर ले जा रहा है, 50 दूर ले जा रहा है, कहानी खत्म हुई। हाथ रखा, इधर एक ही लोड था 70, इधर 70 और 40, 110, इधर से देखोगे अब 3 लोड है, यहां से अच्छा ये देख लो। आपको सर नहीं, मैं तो लेफ्ट से देखूंगा, आपने अब तक लेफ्ट से बताया, मेरे को तो अभी भी लेफ्ट से ही बताओ, कोई बात नहीं। 70 और 40, 110 दूर ले जा रहा है और 60 जो है वो पास ला रहा है, 110 दूर ले जा रहा है, 60 जो है वो पास ला रहा है, तो 110 - 60, अब भी 50 रहेगा जी, अब भी 50 रहेगा जी,
बोलो, कोई दिक्कत हो तो बोलो। हाँ जी, कोई दिक्कत हो तो बोलो जी, ठीक है ना, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। वाई और नो सर आप ना लिखें, कमेंट मिनिमम करें जिससे कि आपके पास रिकॉर्डिंग अच्छी आए। अभी आप 1-2 दिन कर रहे हैं कोई बात नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं जब आपको समझ में आ गया है ना तो कमेंट ना करें, मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया है। अगर आपको समझ आ गया है तो कमेंट ना करें, मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ आ गया है। जब आपको समझ नहीं आया है, जब आपको समझ नहीं आया है तब कमेंट करें, ठीक है ना। मैं एक बार लिख दे रहा हूं इस बात को, अगर आपको समझ आ गया है तो कमेंट ना करें, मैं समझ जाऊंगा इस बात को, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया है, समझ नहीं आया है, ठीक है ना, तब कमेंट करें जिससे कि मैं उस पर आपको जवाब दे पाऊं। इससे क्या होगा, जिसको डाउट है ना उसका डाउट भी दिख जाएगा, नहीं तो कमेंट क्या बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। अपन ने पैटर्न में चेंज किया है कल, आज आप करें कोई बात नहीं, 1-2 दिन आपको भी एडजस्ट होने में लगेगा। इससे क्या है, रिकॉर्डिंग अच्छी आएगी, ठीक है, और पूरी एनर्जी के साथ अपन को फोकस क्या करेंगे, बिल्कुल अपने पॉइंट पे ही करेंगे, ठीक है। तो जिसको समझ आ गया प्लीज कमेंट ना करें, ठीक है, जिनको नहीं आया है वो ही कमेंट करें, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, आपके कमेंट ना आने का मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ आ गया है। आज इसका एरिया क्या आएगा, π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर, तो π/4 25 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना, ये π/4 50 का स्क्वायर होगा, और ये π/4 30 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना, ये π/4 30 का स्क्वायर होगा, ठीक है। वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं अभी, वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं अभी, ठीक है ना। वैसे 690 कुछ ऐसे जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं। 625 इंटू 5, $625, आज ये 490.874 कह सकते हो। हाँ जी, अगला 1963.495। एक बार देख लेता हूं किसी ने डाउट तो नहीं पूछा था। हाँ जी, ये आ गया 706.858। हाँ जी, इनकी लेंथ, इनकी जो लेंथ है, लेंथ तो साफ साफ लिखी हुई है, लेंथ तो साफ साफ लिखी हुई है। एक बार मैं देख लेता हूं, कैमरे के फोकस में है ना, हाँ जी कैमरे के फोकस में है। L1 है 1000 mm, L1 है 1000 mm, 600 mm L2 है, 800 mm L3 है, 1000 mm। हाँ जी, ये आप करेंगे खुद, ठीक है ना, ये आप करेंगे खुद, क्योंकि इसके बाद मैं क्लास करूंगा ये वाली ऑफ। अगली क्लास 10 मिनट के बाद, लगभग 10 मिनट के बाद आपकी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी एक बार देख लेते हैं टाइम क्या हुआ है। हाँ ठीक है, अभी देखिए एक बार आपको करना क्या है, अब डेल एल P1 L1 बटे में A1 E1 mm में आएगा आंसर, P2 L2 बटे में A2 E2 और P3 L3 बटे में A3 E3। आपको ये करना है, फोटो ले लें, आप सॉल्व करके मुझे भेजेंगे। जिनने कर लिया अच्छी बात है, सॉल्व करके रखेंगे। भैया गलत है, ये 6723.7 mm जिसका आ रहा है गलत है, बिल्कुल गलत है, इतना बड़ा थोड़ी ना आएगा। भैया जिन्होंने भेजा ना 6723 mm, एक बार सोच के देखो, 6723 mm जिन्होंने भेजा है यानी 6 मीटर। अरे 6 मीटर की तो खुद नहीं है, डिफॉर्मेशन कहां से आएगा 6 मीटर का, 6 मीटर की तो खुद नहीं है। हाँ जी, ऑलमोस्ट ज्यादातर लोगों का 1.16 के आसपास आ रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे क्लास को कर रहा हूं ऑफ, अगर किसी को डाउट है तो वो पूछे, बाकी लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर किसी को डाउट है आप कमेंट ना करें, अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ ले, नहीं तो शाम को 7 से 8, शाम को 7 से 8, ठीक है, आप कॉल कर सकते हैं। मैं अभी इस क्लास को फिर ऑफ कर रहा हूं, ठीक है ना, इस क्लास को ऑफ कर रहा हूं, 10 मिनट बाद सॉइल की क्लास शुरू होगी, ठीक है जी।